नमस्कार बच्चों, आज हम वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के बारे में और उसके पतन के बारे में जाना था। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद सिंधु और सरस्वती नदियों के मैदान में पुनः एक नई संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। आइए वैदिक सभ्यता को जानने से पहले वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा कर लें। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। इसी प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। बच्चों, वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है और ये वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति यानी सुना गया। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते थे, जिसे सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर उसका स्मरण करता था। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होता रहा है। ऋग्वेद। बच्चों, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। सूक्त 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु धन उक्त। सु मतलब अच्छी तरह और उक्त मतलब बोला गया। इस तरह इसका अर्थ हुआ अच्छी तरह से बोला गया। इन सूक्तों में देवी देवताओं की स्तुति अर्थात प्रार्थना की गई है, जिसके अध्ययन से हमें उस समय की विस्तृत जानकारी मिलती है। वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। बच्चों, आज की कड़ी में हम ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। ऋग्वैदिक काल का नामकरण ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वैदिक काल रखा गया है। इसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। आइए अब ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन को समझें। बच्चों, ऋग्वैदिक काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ है 7 नदियां, जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। पूर्व वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। इसमें गायें ही इनकी मुख्य पूंजी हुआ करती थी। वे गायों की पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। उनका एक अन्य उपयोगी पशु घोड़ा भी था, जिसे वे रथों में जोतते थे। इनके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। वे पशुओं को चारागाह में चराते थे। ये चारागाह संभवतः उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह में जाकर बस जाते थे। रथकार या लकड़ी के रथ बनाने वाला उनका महत्वपूर्ण कारीगर था। आर्य महिलाएं सूत काटने का काम करती थीं और साथ ही कपड़े भी बुनती थीं। आओ जानें अब इनका रहन सहन कैसा था। इस काल में आर्यों का जीवन सीधा साधा और सरल था। वे लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते थे। अपनी गायों के लिए
बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूं, जौ, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थीं। इस समय महिलाएं शिक्षित होती थीं। कई महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की रचना भी की है, जिनमें प्रमुखतः गार्गी का नाम आता है। आइए अब जानें कि पूर्व वैदिक काल में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। पूर्व वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार होता था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे। ये सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। ऐसे कई गांवों के लोगों को मिलाकर जन बनता था। उस समय ऐसे कई जन थे, जैसे पुरुजन, कुरुजन, यदुजन आदि। उन दिनों वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। उनका रहन सहन एवं व्यवहार वैदिक लोगों से बिल्कुल अलग था। इन्हें वैदिक लोग दास अथवा दस्यु अथवा पड़ी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होते थे, लेकिन एक ही स्थान में रहने के कारण एक दूसरे की बातों का वे अनुकरण करने लगे थे। उनमें मेल मिलाप भी होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता था। ऋग्वेद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर अपना राजा चुनते थे। राजा का काम युद्ध में नेतृत्व करना, यज्ञ करना और लोगों की समस्याओं का निपटारा करना था। तब राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही राजा नहीं बन सकता था। राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था, इसलिए वह अपने जन पर मनमानी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी पशुओं या चारागाहों के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के सभी पुरुष मिलकर युद्ध करने जाते थे। युद्ध में राजा उनका नेतृत्व करता था। हारे हुए लोगों के पशुधन, संपदा, चारागाह आदि विजेता राजा अपने जन के लोगों में बांट देता था। समय समय पर जन के लोग अपने राजा को भेंट भी देते थे, जैसे दूध, घी, अनाज, आभूषण, गाय इत्यादि। राजा इनमें से एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन के सभी लोगों में बांट देता था। देवी देवता व यज्ञ। बच्चों, वैदिक लोग समय समय पर अपने देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। वे अपने देवताओं से जीवन में खुशहाली, संतान, गाय, घोड़े, रोग मुक्ति और युद्ध में विजय की प्रार्थना करते थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। वे यज्ञ में अग्नि कुंड के माध्यम से दूध, दही, घी, जौ आदि देवताओं को समर्पित करते थे। साथ में उनकी स्तुति में वैदिक सूक्तों का भी वाचन होता था। वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी सम्मिलित है। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन संस्कृत भाषा, वैदिक साहित्य और गणतांत्रिक परंपराएं हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हमने वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल को जाना।
अपनी अगली कड़ी में हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत द्वितीय भाग उत्तर वैदिक काल पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। आज के लिए अलविदा।